आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और यूट्यूब पे टेस्ट नंबर 3 होगा। टोटल 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। एक पेपर में आपके लिए 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ डाला गया था पेड बैच में, ठीक है। उसमें 25-25 का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका बेस्ट रहेगा एनालिसिस, ठीक है, आज तक आप जितना भी एनालिसिस देखते हो, ठीक है। क्योंकि हम कहानी नहीं बताएंगे, हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताएंगे, कट टू कट, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम आपका छपेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली, पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, टेस्ट नंबर 5 का था। और तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये है आपका कि अबुल हसन, ठीक है, नामक, और एक चीज़, ठीक है, आपको ना बोलते हैं ना एग्जैगरेट करना, मतलब ये नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा दे, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप भयभीत हो जाओ जब आप टेस्ट पेपर दो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा डायरेक्टली, और उससे जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अबुल हसन नामक, ठीक है, चित्रकार किस शासक के दरबारी था, ये पूछा जा रहा है। किसके शासनकाल में था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जहांगीर। अब जहांगीर से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा अबुल हसन, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हुए चलूंगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अबुल हसन एंड उस्ताद मंसूर, दो पेंटर का नाम आपको हमेशा याद रखना है। पहला है आपका उस्ताद मंसूर, ठीक है, मैंने क्या बोला, उस्ताद मंसूर, और दूसरा याद रखना है आपका अबुल हसन, ठीक है। ये दो पेंटर का नाम आपको याद रखना है जो जहांगीर के शासनकाल में थे, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद मंसूर, ठीक है, और अबुल हसन, ये दो नाम आपने सुना, पूछा गया कि नादिर उल जमात और नादिर उल असर, ये दो उपाधि किनको दिया गया था। तो आपको याद रखना है उस्ताद जो मंसूर थे, ठीक है, उस्ताद जो मंसूर थे, इनको दिया गया था नादिर उल असर का उपाधि। मैंने क्या बोला, नादिर उल असर का उपाधि जो था इनको दिया गया था, और नादिर उल जमात का जो उपाधि था वो इनको दिया गया था। किनको, आपको अबुल हसन को। तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये किसके शासनकाल में थे, तो आपको याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में थे। उस्ताद मंसूर को दिया गया था नादिर उल असर का उपाधि, और अबुल हसन को दिया गया था नादिर उल जमात का उपाधि। अच्छे से याद रखिएगा। जहांगीर का हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो अकबर ने किया था। पर मनसबदारी प्रथा में आपको पूछा जाएगा कि मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एंड सी अस्पा का प्रथा सब पढ़ाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। 2 अस्पा एंड सी अस्पा जो प्रथा है, ठीक है, 2 अस्पा एंड सी अस्पा प्रथा, ठीक है, ये किनके द्वारा लाया गया था मनसबदारी सिस्टम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका जो जहांगीर है, ठीक है, उसका जो कब्र है, दैट मीन जो टोम है, वो कहाँ है आपका, तो कब्र है इसका लाहौर में। अच्छे से याद रखिएगा, लाहौर में है इसका कब्र, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन एक और पूछा गया कि न्याय का जंजीर, इन्होंने अपने शासनकाल में न्याय का जंजीर लगाया था। मैंने बता रखा है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, न्याय का जंजीर क्या था ये सब। तो न्याय का जंजीर किसने लगवाया था, तो आपको याद रखना है आपका जहांगीर ने लगवाया था। तो याद रखना न्याय का जंजीर किसने लगवाया था, जहांगीर ने लगवाया था। इसका कब्र कहाँ है, तो आपका लाहौर में है, ठीक है। और 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना है कि जहांगीर ने ही किया था। अच्छे से याद रखना। और याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि चित्रकाल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जहांगीर। इतना पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अकबर पे। सबसे पहला अकबर का याद रखिएगा, अकबर एक अनपढ़ शासक था। क्या था ये, एक अनपढ़ शासक था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। दूसरा, अकबर ने, याद रखिएगा, अकबर ने, ठीक है, समुद्र पहली बार कब देखा था, तो याद रखिएगा जब इसने गुजरात का जब अभियान किया था तब इसने समुद्र देखा था। तो याद रखिएगा गुजरात में इसने समुद्र को देखा था। तीसरा, याद रखिएगा अकबर का अगर हम लोग बात करें, अब याद रखना जो मैं लिखने जा रहा हूं, दशावंत, ठीक है, दशावंत, ठीक है, बसावंत, दशावंत, बसावंत, अब्बुद संबद, ठीक है, अब्बुद संबद, ठीक है, और आपका मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है। तो ये दशावंत, बसावंत, अब्बुद संबद और मीर सैयद अली क्वेश्चंस डायरेक्टली छपेंगे। ये सब किसके शासनकाल में थे, और ये क्या है, चित्रकार है, तो अकबर के,
ठीक है, एकदम लिख के रख लो, दसावंत, बसावंत, अबू सामन और मीर सैयद अली। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में थे? तो आपको अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन छपा है दसावंत पे। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको। चौथा क्वेश्चन आप याद रखोगे, ठीक है, अकबर का याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, अब जल्दी से हम लोग डेट वाला देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे 1563, 1562 से याद रखोगे। ठीक है, 1562, 63, 1564। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। उसने दास प्रथा कब खत्म किया था? तो 1562 में किया था। ठीक है, तीर्थ कर कब खत्म किया था? तो 1563 में किया था। और जजिया कर कब उसने खत्म किया था? तो 1564 में किया था। और इबादत खाना उसने कब बनाया था? सब क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो 1575 में उसने इबादत खाना बनाया था। और मजहर की घोषणा उसने कब किया था? तो 1579 में उसने मजहर का घोषणा किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा गया है कि जो बिहार को उसने कब अपने शासन मतलब अपने अंडर ले लिया था? तो 1576 में, 1576 में, 1576 में उसने बिहार को अपने अंदर में ले लिया था। 2 पॉइंट और 1582 और 1583। ठीक है, जो उसने दिन ए इलाही जो उसने रिलीजन बनाया था वो कब बनाया था? तो 1582 में, जिसको एक ही हिंदू ने एक्सेप्ट किया था, वो कौन था? बीरबल। और बीरबल का ओरिजिनल नाम भी पूछा गया, महेश दास। ठीक है, और 1583 में उसने क्या? इलाही संवाद। तो याद रखना 1582 में दिन ए इलाही रिलीजन बनाया और 1583 में इलाही संवाद। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़, याद रखिएगा। और इसका जो ये भी पूछा गया कि इसका जो टोम था, ठीक है, टोम मतलब जो इसका कब्र है कहाँ है? तो सिकंदरा में। सिकंदरा ये आगरा के समीप है, तो सिकंदरा में है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए, जो लोग गलत किए थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसने किसको जगत गुरु का उपाधि दिया था? जहाँ मुझे पता है जहाँ आप गलती करोगे वहीं मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जगत गुरु का उपाधि इसने किसको दिया था? तो हरविजय सूरी को दिया था। हरविजय सूरी। हरविजय सूरी कौन था? तो ये एक जैन फिलोसोफर था। ठीक है, एटलीस्ट अकबर से आप इतना याद रखोगे। नेक्स्ट आपका आता है अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका सिजदा, दरोगा मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिजदा एंड पैबोस, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाया, जो पीडीएफ दिया गया। तो सिजदा एंड पाबोस, इसको खत्म करके, ठीक है, चहर प्रथा किसने स्टार्ट किया था? चहर प्रथा तो किसने किया था? तो याद रखना, चहर प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो शाहजहां ने किया था। सिजदा एंड पाबोस किसने स्टार्ट किया था? तो आपको याद होगा ये बलबन ने स्टार्ट किया था। सिजदा एंड पाबोस, ये भी बहुत बार पूछा गया कि सिजदा एंड पाबोस किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। ये वही बलबन है जिसने दीवान ए अर्ज, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान ए अर्ज ये क्या था? तो एक मिलिट्री सिस्टम था। ठीक है, सैन्य विभाग था। किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। और बलबन ने ही सिजदा एंड पाबोस भी स्टार्ट किया था। और बलबन ने ही, ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, रक्त एंड लोह की पॉलिसी स्टार्ट किया था। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है, शाहजहां पे वापस आते हैं। सिजदा एंड पाबोस को खत्म करके उसने चहर प्रथा स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो शाहजहां का बचपन का नाम था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, अच्छे से याद रखना। और इसको शाहजहां का उपाधि किसने दिया था? ये भी पूछा गया, तो याद रखिएगा जहांगीर ने दिया था इसको, शाहजहां का उपाधि दिया था। ठीक है, समझ में आया? अब इसके शासनकाल में जो कौन थे आपके, दो नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद फकीर एंड मोहम्मद कासिम। क्या मैंने बोला? मोहम्मद फकीर एंड मोहम्मद कासिम। ठीक है, मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद फकीर एंड मोहम्मद कासिम जो थे, इनके शासनकाल में क्या थे? आपके पेंटर थे, मतलब आपके चित्रकार थे। ठीक है, इतना जो भी मैंने बताया है आपको लिख लिख के याद करना है ताकि चीज़ें आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी मैं बता चुका, मैप से पढ़ना और मैप से ही मैंने बताया। देखो, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बांग्लादेश से मैंने बताया, ये देखना, ये पहला जो मैंने पूरा का पूरा जो इंडिया है उसका पोजीशन क्या है, A to Z चीज़ मैंने आपको समझाया, जाके वीडियो देखना, पीडीएफ भी डाला हुआ। देखिए, अगर मैं बांग्लादेश का बात करूं, ठीक है, क्या मैंने बांग्लादेश का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इससे जो लगते हैं, पहला मेघालय लिख लो। ठीक है, टोटल 5 स्टेट लगते हैं, पहले तो आप ये याद रखना। ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, उसके बाद मिजोरम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका असम हो गया,
और एक तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तो 5 स्टेट लगते हैं, 4 स्टेट का नाम दिया हुआ है तो ये होगा। अब ध्यान से समझना जो जो क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। सबसे पहले याद रखना 8 राज्यों से हमारा क्या होता है, आपका कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा 2 राज्य है, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा 2 राज्य है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में कौन सा ऐसा 2 है जिससे आपका कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है, जिसमें कि त्रिपुरा एंड मिजोरम से भी गुजरती है। ये पहला पॉइंट आप याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो तीनों तरफ से, ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा जो है तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो बांग्लादेश है जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, तो बांग्लादेश है। कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर करता है, याद रखिएगा। और कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, एकदम घुस घुस के बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो आपको याद रखना है ब्लू माउंटेन जो है आपका कहाँ है, ब्लू पर्वत, तो आपको याद रखना है मिजोरम में। ठीक है, असम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ होता है, तो आपका असम में होता है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है, तो आपका असम में है। ठीक है, ओरांग याद रखना, ओरांग नेशनल पार्क, दूसरा मैंने बताया डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, उसके बाद आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक पूछा गया था कि दीपोर, क्या मैंने बोला, दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भी आपका असम में ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी जो हमारे जितने भी राज्य हैं, तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसको बोला जाता है, क्या मैंने बोला, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो याद रखना गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। इतना पॉइंट तो एटलीस्ट आप लोग याद रखोगे। और एक क्वेश्चन मेघालय से पूछा गया था कि जो नोकरेक नेशनल पार्क है, नोकरेक जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है नोकरेक। देखो जब मैं पूरा नहीं भी लिखता हूँ ना, तो जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। अगर सब लिखने लग गया तो 5 क्वेश्चन में पूरा समय निकल जाएगा। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है मेघालय में। ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा, बिल्कुल इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और एक जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको आई थिंक पता भी होगा, वो है आपका कि जीरो लाइन, मैंने क्या बोला, जीरो लाइन। ठीक है, जो जीरो लाइन है किनके बीच में है, तो याद रखिएगा ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, हमने जमीन का अदला बदली किया था, तो कौन सा अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट नंबर 100, ये भी याद रखना, अमेंडमेंट वाला 100 अमेंडमेंट के थ्रू जो जमीन का अदला बदला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, देखिए, तो पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ ये कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आपको पता भी होगा ये। ठीक है, तो देखिए सबसे अगर पहले अगर हम लोग बात करें इधर हम लोग बात करते हैं, यहाँ आपका केरला होगा, तो केरला में जो है सबसे नीचे आपको पता है, ठीक है, ये है आपका कार्डामोम की पहाड़ी। कार्डामोम मतलब क्या होता है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, तो सबसे नीचे तो इलायची की पहाड़ी आएगा, मतलब ये यही आपका उत्तर होगा। आप ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पश्चिमी घाट है, मतलब वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट, ये कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, नीलगिरी माउंटेन में मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा जो नीलगिरी जो माउंटेन है, इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो इसको बोला जाता है डोडा बेटा। क्या बोला जाता है, डोडा बेटा। और याद रखिएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, इसका सबसे ऊंचा वाला चोटी कौन सा है, तो वो है अनाईमुदी। कौन सा है, अनाईमुदी। या पश्चिम भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो वो है अनाईमुदी, या वेस्टर्न घाट का, ठीक है, जो सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो अनाईमुदी। इसका हाइट कितना है, 2695 मीटर। ठीक है, ये कहाँ है, अभी बताता हूँ। देखो ये जो अनाईमुदी है सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का कितना हाइट है, 2695 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये केरल में है, याद रखना, केरल में। केरल पूछा गया था एक कि एराविकुलम, क्या मैंने बोला, एराविकुलम जो नेशनल पार्क है, ठीक है, एराविकुलम नेशनल जो पार्क है ये कहाँ है, तो केरल में है। और इसी एराविकुलम नेशनल पार्क में क्या है आपका, अनाईमुदी, जो सबसे ऊंचा चोटी है दक्षिण भारत का, वो इसी में है, मतलब अनाईमुदी केरल में है। ठीक है, और ये अनाईमुदी कहाँ है, तो एराकुलम
नेशनल एराविकुलम नेशनल पार्क में है, याद रखिएगा। और दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है दक्षिण भारत का वो है आपका डोडा बेटा, जो कि आपका नीलगिरी पर्वत में है, ठीक है। और डोडा बेटा कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये नीलगिरी हो गया, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी, याद रखिएगा अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है, मतलब ये रेंजेस है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, ये 3 राज्यों में बेसिकली है, ठीक है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुदी, ठीक है, जो कि आपका केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, आपने हाइट भी समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, भगवान महावीर वन्यजीवी अभ्यारण्य कहाँ है, वन्यजीवी अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका मतलब होता है। तो ये है आपका गोवा में, ठीक है, गोवा में। कहाँ है आपका, गोवा में। जल्दी से आ जाइए, गोवा का देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा गोवा, गोवा का कैपिटल है पणजी, ठीक है। पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडोवी नदी के किनारे, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट किया जाता है, जो आपका दूध सागर जलप्रपात है, मतलब दूध सागर वाटरफॉल, मैंने क्या बोला, दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है। तो ये कहाँ है, दूध सागर वाटरफॉल कहाँ है, जलप्रपात कहाँ है, तो ये गोवा में है, याद रखना, ठीक है। और किस नदी पे है, तो मांडोवी रिवर पे, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखोगे, ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, वन्यजीवी अभयारण्य है बर्ड के लिए। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, तो ये भी आपका गोवा में है। बट याद रखना, यही क्वेश्चन चेंज कर देता है, कन्फ्यूज करेगा आपको कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का है, मतलब नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना ये श्रीनगर में है, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क आपका श्रीनगर में है, ठीक है। याद रखिएगा दूध सागर जो जलप्रपात है जो कि मांडोवी रिवर पे, ये कहाँ है आपका गोवा में है, ठीक है, याद रहेगा इतना चीज। चलिए, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क जो कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में एक जो नेशनल पार्क है वो क्या है आपका, को पता होगा, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपका वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। और कर्नाटका में बहुत है, मैंने ट्रिक से भी करवाया, जाके देख लीजिएगा, बनेरघट्टा हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहाँ है आपका कर्नाटका में, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो काइगा याद है ना, काइगा क्या है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप सुनते हो, तो काइगा जो है ये कहाँ आपका कर्नाटका में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और याद देखा कि यूपी में एक पावर प्लांट है, ठीक है, नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ है आपका यूपी में, यूपी का कहाँ, बुलंदशहर में। छाप लेना, ये सब लिखते हुए चलो, ठीक है, मतलब लिखते हुए चलो, मतलब लिख के याद करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, ठीक है। अगली बार से क्वेश्चन नंबर में लिख दिया करूँगा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, ठीक है। अब देखो, वर्षा जल का पीएच कितना पर हमें, अगर वर्षा का जो जल है वो कितना उसका पीएच हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एसिड रेन बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा 5.5 से अगर कम हो गया, ठीक है, ये नहीं 5.5 से अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 5.5 से अगर कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिड रेन हो जाएगा, ठीक है, एसिड रेन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड रेन आखिर क्यों होता है, तो जब आपका क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इंडस्ट्री जो पोल्यूशन फैलाती है SO2 और NO2, इस 2 पोल्यूटेंट के कारण क्या होता है आपका एसिड रेन होता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पीएच का बात किया गया है, तो पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था, किसने, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। और ये क्या होता है, तो 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 14 के बीच में होता है। और पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना, ये भी पूछा गया है, पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा, ठीक है। एसिड का बात चला है, तो एसिड का राजा किसको बोला जाता है आपको, H2SO4 को, ठीक है, मतलब सल्फरिक एसिड को। और ये इसको क्या बोला जाता है, एसिडो का राजा, किंग ऑफ एसिड इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, कार का बैटरी में यूज होता है। और याद रखिएगा, ठीक है, कि जो H2SO4 है, ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल
क्या मैंने लिखा वही आएगा, इंग्लिश में ही लिखा हुआ। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, तो आपको H2SO4 को बोला जाता है, यही तेजाब है, ठीक है, याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ 5.5 से एक क्वेश्चन और मैं यहाँ कोरिलेट कर दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा मुख का जो पीएच है वो कितना से कम हो जाएगा तो मुख जो दांत है वो सड़ने लगेगा, तो याद रखिएगा उसका भी आंसर आप मारोगे 5.5 से अगर नीचे चला जाता है पीएच तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो हमारा जो मूत्र होता है उसका पीएच कितना होता है, देखो कहाँ क्या लिखा है उससे मतलब नहीं याद रखना, आपको ये मतलब याद रखेंगे एग्जाम में क्या पॉइंट है। तो 6 जो होता है, 6 जो है आपका मूत्र का पीएच होता है, ठीक है, याद रखना इतना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, बहुत बहुत बेहतरीन, इसको स्पेशल टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के चल जाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको संविधान सभा बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो याद रखना जुलाई अगस्त 1946 में, ये तो चीज आप समझ गए। अब पहला क्वेश्चन, संविधान सभा जो बना था किसके अंडर बना था, तो कैबिनेट मिशन के अंदर बना था, याद रखना पहला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो संविधान सभा था, ठीक है, तो संविधान सभा बना तो बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे वहां से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है, लोग आए वहां से उठ के, जैसे कि अभी लोकसभा में आते उठ के। तो एक जो सीट था वो कितने लोग पे था, तो याद रखिएगा 10 लाख लोगों पे एक सीट था, मतलब 10 लाख लोग पे एक एमपी था, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो 10 लाख लोगों पे एक सीट किया गया था। टोटल सीट कितने थे, याद रखिएगा तो 389 सीट थे, बट इलेक्शन कितने पे हुआ था, 296 पे इलेक्शन हुआ था, अच्छे से याद रखना। 389 सीट थे पर इलेक्शन 296 पे हुआ था। इसमें कांग्रेस को कितना मिला था, तो 208 मिला था, ठीक है, और जो आपका मुस्लिम लीग को कितना मिला था, 73 मिला था, अच्छे से याद रखिएगा। अब जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं आप ध्यान से याद रखना। एक क्वेश्चन और लिख लो उससे पहले, आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा कमेटी जो था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, याद रखना टोटल 7 थे, 1 + 6। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो BR अम्बेडकर, तो चेयरमैन 1 और 6 और लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो टोटल 7 मेंबर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो था इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947, अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो फॉर्म हुआ था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनोगे, और जो भी डेट यहां मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, उसको भी आप लिख के याद करोगे, ठीक है। देखिए पहला जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझो। एक मिनट रुक जाए, इसको अरेंज कर। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जो आपका संविधान सभा था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसका पहला बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 1946 को हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या थे, ये टेम्पोररी थे, टेम्पोररी इनको आपको चेयरमैन बनाया गया था, या बोल सकते हैं जो संविधान सभा था उसका हेड किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और ये टेम्पोररी बनाया गया था। तो पहला जो बैठक हुआ था कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। किसको टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट जो होता है आपका 11 दिसंबर को होता है 1946 को। इसमें क्या होता है, परमानेंट जो चेयरमैन बना दिया जाता है, हमारे किसको बना दिया जाता है, हमारे राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है, और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये 9 याद रखना, 11 याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना, राजेंद्र प्रसाद याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो आपका उद्देशिका प्रस्ताव है, ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा गया। उद्देशिका प्रस्ताव जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये कब पेश किया गया था, तो याद रखना 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, ये भी पूछा गया, तो JL नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ये भी पूछा गया। प्लस ये पूछा गया कि ये कब पास हो गया था, तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। तो इतना डेट आपको याद रखना है। पहला
बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, दिल्ली में हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा नेक्स्ट जो होता है 11 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 जेएल नेहरू के द्वारा लाया गया था। पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया था, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप यहाँ संविधान सभा से याद रखोगे, बाकी डिटेल में आपको पढ़ाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ये, संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा भाग है कि अगर वो टूटता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सिंपल सी बात है, वो है आपका भाग 3। भाग 3 में आपका क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करती है? तो आर्टिकल 32, 5 तरीके का रिट होता है। और जो आपका हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के थ्रू, मतलब किस अनुच्छेद के थ्रू रिट जारी करती है? तो 226। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा। अब भाग का बात चला, जल्दी से देखते हैं जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाग से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो इसका तो आंसर आप समझ गए, ये हो गया भाग 3 में क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। और याद रखिएगा भाग 4 में क्या है? तो आपका डीपीएसपी है, ठीक है। क्या है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट 5 में क्या है आपका? संघ सरकार, डेट मीन्स यूनियन है। और 6 में क्या है आपका? स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये याद है। अब देखो क्या क्या एग्जाम में पार्ट्स पे, मतलब जो 22 पार्ट है, ठीक है, हमारा उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका पार्ट 17 है, पूछा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में है? तो याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका पार्ट 17 में है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन कितने में है? तो आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन जो है आपका पार्ट 15 में है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्ट 9 में क्या है? तो आपका पंचायती राज सिस्टम है पार्ट 9 में, ठीक है। किसमें है? पार्ट 9 में आपका पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है। और कौन से अनुसूची में अगर पूछेगा पंचायती राज सिस्टम है? तो 11वां अनुसूची, मतलब शेड्यूल अगर पूछ लेगा तो 11वां शेड्यूल में ही याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा गया था जो SC ST होता है, ठीक है, उसका प्रबंधन का वो कौन से पार्ट में है? तो 10वां जो पार्ट है उसमें SC और ST के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इमरजेंसी होता है, ठीक है, जो इमरजेंसी है वो किस पार्ट में है? तो याद रखिएगा 18वां जो पार्ट है ये, इसमें आपका इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। जो आपका संशोधन होता है वो किस में बताया गया? तो पार्ट 20 में आपका संशोधन, डेट मीन्स अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। 368 आर्टिकल, जो आर्टिकल नंबर 368 पूछा देगा कौन से अनुच्छेद में अमेंडमेंट के बारे में बताया गया? तो 368। और कौन से पार्ट में बताया गया है अमेंडमेंट के बारे में? तो 20। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो जो पूछा गया। सबसे पहले इमरजेंसी किस में है? तो 18वां भाग में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितने में है? 17वां नंबर में। इलेक्शन कमीशन कितने में है? 15वां नंबर में। पंचायती राज कितने में है? 9वां नंबर में, ठीक है। 10वां नंबर में SC ST के बारे में बताया गया और 20वां नंबर में अमेंडमेंट के बारे में बताया गया। और याद रखिएगा पूरा का पूरा ट्रिक से आपको याद करवाया है, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब हम लोग। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, एक मिनट, ठीक है, ये कहाँ पहुँच गया? एक मिनट रुक जाना। कहाँ से कहाँ आ गए? चलिए, तो टेस्ट नंबर स्वदेशी आंदोलन यहाँ आ गए, ठीक है। हम यहाँ प्रेस करके देखें तो 28 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में के बाद हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले तो बात याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट स्वदेशी आंदोलन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो आपको याद रखना है बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना, बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। बनारस अधिवेशन जो हुआ था आपको पता है 1905 में हुआ था, ठीक है। इसके हेड कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। कानपुर अधिवेशन आपको पता है, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था आपका 1900 कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1925 में हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो था वो सरोजनी नायडू ने प्रेसिडेंट थे कानपुर वाला में, 1925 वाला में। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत की कोकिला भी बोला जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन आपको पता है 1907 में हुआ था,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, मतलब जो आपका कांग्रेस है दो भागों में बट गया था। और इसका हेड कौन थी, प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको याद रखना है रास बिहारी, ठीक है, घोष, रास बिहारी घोष थे, याद रहेगा। जल्दी से आप स्वदेशी आंदोलन का बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्टली मैं रिपीट करवा रहा हूँ, दिमाग खोल के रखना अपना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करवाया गया था, ठीक है, कि जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है इस समय क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ये विभाजन किनके समय में होता है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका घोषणा कब किया गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभाजन कब कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोषणा कब किया गया था, तो 20 जुलाई को किया गया था 1905 में। बट अगर आपको पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका जो बंटवारा है कब कर दिया गया था, तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को। तो 20 जुलाई को घोषणा किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंटवारा कर दिया गया बंगाल का। और याद रखिएगा इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, और इसी दिन को आपको राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो बंगबंग आंदोलन है ये स्टार्ट कब से हुआ था। 20 जुलाई को तो ठीक है घोषणा हुआ, 16 अक्टूबर को क्या हुआ, उसको बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बट जो आपका बंगबंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अच्छे से याद रखना ये डेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, जितना भी डेट मैंने आपको बताया बाकी मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। देखिए चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, ठीक है, आपको पता है कौन थे, वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वेश्चन ये पूछा गया बीपीएससी में कि पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, तो आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन क्या है कि राजकुमार शुक्ल जो है, ठीक है, कहाँ गए थे, ठीक है, आपको गांधी जी से मिलने, ताकि वो बता पाए तीन कठिया पद्धति के बारे में। तो याद रखिएगा 1916 का जो सेशन हुआ था आपका लखनऊ में, ठीक है, वहीं गए थे आपको मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल। और लखनऊ वाला जो सेशन था इसके हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखिएगा इनके प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद्र मजूमदार, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपको पता है 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, याद रखिएगा ऑल इंडिया किसान सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और बैठक जो हुई थी पहले कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम अब आएंगे। इसका मैं ट्रिक का एक वीडियो अब बनाने वाला हूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो आप बहुत सारा टैक्स को खत्म करके जीएसटी ला दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जीएसटी है, ठीक है, ये कौन किस टाइप का टैक्स है, तो आप सबसे पहले याद रखना ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, पहला पॉइंट। जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, तो 101 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं। अब यहाँ देखोगे तो कौन सा मतलब प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आपको याद रखना है जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये क्या है आपका डायरेक्ट, क्या आपका टैक्स नहीं है, आप अच्छे से याद रखोगे। बाकी निगम कर हो गया, आयकर मतलब इनकम हो गया, ये सब जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, इसका ट्रिक वाला वीडियो आएगा, मैं समझा के अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 था आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन दरोगा में पूछे भी गए। क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, चलो मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि सिल्वर नाइट, ठीक है, सिल्वर नाइट जो होता है, ठीक है, जो सिल्वर नाइट होता है ये किसका आयसक है, तो याद रखिएगा जो सिल्वर नाइट जो किसका आयसक होता है, तो आपको याद रखना है जो सिल्वर नाइट आयसक है वो है आपका किसका, ये है आपका गोल्ड का। बट जो ऑप्शन में था वहाँ क्या दिया हुआ था, आपका गोल्ड के साथ साथ आपका सिल्वर भी दिया होता, तो मैक्सिमम लोग सिल्वर, तो ये दरोगा का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो सिल्वर नाइट और याद रखिएगा कैल्वराइट, ठीक है, मैंने क्या बोला, सिल्वराइट और कैल्वराइट, ये दो, ठीक है, आपको याद रखना है गोल्ड से रिलेटेड है। तो पूछा जाएगा कि सिल्वर नाइट या कैल्वराइट ये जो आयसक है, ठीक है, किसके आयसक है, तो आपको गोल्ड का याद रखना है। गोल्ड का ये भी पूछा गया सिंबल क्या होता है, तो AU होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या, तो 79 होता है। और गोल्ड से हमेशा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जितने भी मेटल है, जितने भी धातु है, उसमें सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी किसका ज़्यादा होता है, तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होता है ये गोल्ड का ज़्यादा होता है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब
किसी चीज़ को थूर थूर के सीट के फॉर्म में बनाना, कितना इसको बहुत थूर सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब इसको वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट टाइम का इशू है तो रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कार्नाटाइट। कार्नाटाइट किसका है? तो ये यूरेनियम का है। दो मैं आपको यूरेनियम से हमेशा करवाता हूँ। सबसे पहले यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 होता है, ठीक है, यूरेनियम का। और कार्नाटाइट, कार्नाटाइट और पीच ब्लेंड, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, ठीक है। ज्ञानी बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मुझे आपको एग्जाम निकलवाना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। कार्नाटाइट और पीच ब्लेंड, ठीक है, ये किसके ऐसा के किसके और है? तो आपको यूरेनियम के। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। और हमेशा थोरियम का भी पूछा जाता है। थोरियम, थोरियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 90 होता है। और इसका ऐसक क्या होता है? तो इसका ऐसक होता है मोनजाइट, याद रखना, मोनजाइट। और जो यूरेनियम है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। और जो आपका थोरियम है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है ये मिलता है आपका केरल में। और यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन में इसमें और आपको करवा दे रहा हूँ मैं यहाँ कि, ठीक है, जो ये आपका क्रोमियम है, क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारा स्टील होता है, ठीक है, उसमें जंग ना लगे इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत सारी चीज़ मिलाए जाते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ क्रोमियम है ताकि उसमें जंग ना लगे, कोरिजन ना हो, जंग ना लगे इसीलिए, ठीक है, इतना याद रखना इसमें। इसका भी देखिए बैटरी चलिए अब देखो यहाँ भी बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। टोटल एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे कि 15 तो क्वेश्चन यहाँ हम लोग ये करके ही जाने ही वाले हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, चलो आपने पढ़ा है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। जो द्विनाम पद्धति की, ठीक है, प्रतिपादक कौन है? जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या मैंने बोला? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये है आपके कौन? ये है आपके कौन? कार्ल लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था, द्विनाम पद्धति जो दिया गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल लिनियस। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने जो दो वर्ग बनाया था कौन सा था? तो प्लांट था एक और दूसरा था आपका एनिमल। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, एक बुक के बारे में हमेशा पूछा जाता है, सिस्टम नेचुरा। मैंने क्या बोला? सिस्टम नेचुरा, याद रखना, ठीक है, डायरेक्टली आपको छपेगा। तो सिस्टम नेचुरा, ठीक है, सिस्टम नेचुरा। तो सिस्टम नेचुरा जो बुक था किसके द्वारा लिखा गया था? तो कार्ल लिनियस के द्वारा, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी। मैंने क्या बोला? फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी। बोटनी मतलब आपको पता है, ठीक है, पेड़ पौधा के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोला जाता है? ठीक है, तो याद रखना आपको बोला जाता है कार्ल लिनियस को। बट सिंपल अगर लिखा हुआ है क्या कि फादर ऑफ बोटनी, ठीक है, फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो बोला जाता है थियोपैरेटस को। तो इतना चीज जरूर याद रखिएगा। कार्ल लिनियस जिन्होंने द्विपद्धति दिया था और आपका प्लांट एंड एनिमल में इन्होंने दो पद्धति को डिवाइड किया था। इन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टम नेचुरा और इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी बोला जाता है। और सिंपल फादर ऑफ बोटनी आएगा तो आप क्या लिखोगे? थियोपैरेटस लिखोगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ है हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, याद रखिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन जो है, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के पितामह किसको बोला जाता है? तो थियोपैरेटस को, सॉरी हिप्पोक्रेट्स को। और याद रखिएगा जो आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया था, जो एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो किसका, ठीक है, शपथ दिलाया जाता है? तो यही हिप्पोक्रेट्स का शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसका भी सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत किसने दिया था? और विकासवाद का सिद्धांत जिसको हम लोग एवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं, ये दोनों पूछा गया, एवोल्यूशन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, दो बुक, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, लिख लेना, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ये बुक पूछा गया है। और वॉग्यू ऑफ बीगल, वॉग्यू ऑफ बीगल, बीगल याद रखना, वॉग्यू ऑफ बीगल एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये दिमाग में ना, मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है बट एक बार सुनोगे ना तो दूसरी बार सुनोगे तो आपको लगेगा ये जाना हुआ है। तो डार्विन ने दिया था, ठीक है, दोनों याद रखना। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा, ठीक है। और वॉग्यू ऑफ बीगल बुक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया, ये 13 क्वेश्चन आपका।
किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाना संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपको याद रखना ये है, मैंने बताया था इसको ट्रिक से कैसे करवाया था, साथ साथ। तो याद रखना 7th वाला जो अमेंडमेंट था उसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चलो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो जो हमारा 42वां संविधान था, क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा का, अगर उठाओगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपका वन है मतलब फॉरेस्ट है, ठीक है, एजुकेशन है और आपका नापतोल है, ये 3 ऐसे थे, ठीक है, जो आपके स्टेट लिस्ट में थे, ठीक है, बट इसको उठा के अब कर दिया गया है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। 3 तरीके की लिस्ट आपने पढ़ा होगा, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो पहले ये राज्य सूची में थे और अब इसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये सब आपके नोट्स में दिया हुआ है 42 अमेंडमेंट के थ्रू, याद रखना, ठीक है। पूरा का पूरा अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ाया गया, जाके देखना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता है कि इंटरनल जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या है कि आंतरिक, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह, ठीक है, अब क्या कर दिया गया है हमारे संविधान में, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के वर्ड को हटा के आर्म रिबिलियन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? आर्म रिबिलियन, ठीक है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये भी किया गया था, ये जो किया गया था नीचे वाला मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का जगह आर्म रिबिलियन कर दिया गया आपका 44 संविधान संशोधन के द्वारा। और याद रखिएगा राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा फंडामेंटल राइट, इसको हटा के अभी लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। ये भी कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42 संविधान संशोधन के द्वारा ही कर दिया गया है। अब कौन से आर्टिकल में है राइट टू प्रॉपर्टी? जो कि पहले 31 आर्टिकल नंबर 31 में था, तो अब जो है ये 300A में है और अब ये क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है, ठीक है। समझ में आया? ऑलरेडी 42 मिनट्स हो गया। चलिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 15-15-20 भी करेंगे तो हो जाएगा। देखो अब बताना कि डिस्कशन थोड़ा कम, लेकिन क्या है ना, अगर डिस्कशन कम करेंगे ना तो कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप खुद बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ऊर्जावान करते हैं। सो स्टडी हार्ड। जय हिंद। और प्लीज़ जब भी पढ़ो लिख लिख के पढ़ो।